हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी पीआईबी सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जिसने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जिनको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो सबसे पहले न्यूज है हमारे रिलेटेड टू क्रूज भारत मिशन। यहाँ पे दो न्यूज कवर की गई हैं। एक है आपकी टर्मिनल के रिलेटेड और एक है आपकी पोर्ट के रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने क्या किया है, क्रूज ऑपरेशंस को चालू कर दिया है। कहां से फ्लैग ऑफ किया है, कहां से, एमआईसीटी से। एमआईसीटी क्या आपका मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, और ये इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल है। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने अटेंड किया है साइनिंग ऑफ एमओयूज। एमओयू साइन हो रहे थे किस चीज के लिए, जो वाधवन पोर्ट है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए एमओयू साइन हो रहे थे। तो उन्होंने वो चीज भी अटेंड किया। और कितने का एमओयू साइन हुआ है, 5700 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एट वाधवन पोर्ट। तो ये वाधवन पोर्ट कहां है आपका, ये वाधवन पोर्ट है आपका पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पालघर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है। और टाउन की बात करें तो धानु टाउन, DAHANU, धानु टाउन। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी आपकी पालघर है, पालघर है, और आपका स्टेट आ जाएगा महाराष्ट्र। तो वाधवन पोर्ट वहां पे लोकेटेड है। तो कितने की साइनिंग हुई है एमओयूज की, 5700 करोड़ की। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो ये MICT है, ठीक है, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। यहाँ पे जो क्रूज ऑपरेशन चालू किए गए हैं वो कौन से मिशन के तहत चालू किए गए हैं, वो मिशन है आपका क्रूज भारत मिशन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्रूज भारत मिशन। ये आपका चालू हुआ था कब से, 1 अक्टूबर 2024 से, और कब तक रहेगा वैलिड, 31 मार्च 2029 तक। और इसका टारगेट क्या है, जो क्रूज पैसेंजर्स हैं, ठीक है, उनको डबल करना। मतलब जितने आपके जो पैसेंजर्स हैं वो क्रूज का लुफ्त लेते हैं। ठीक है, क्रूज मतलब आपकी शिप पे टूरिज्म जो होता है, शिप पे आपकी मूवमेंट होती है। जैसे हम लॉन्ग ड्राइव करते हैं गाड़ी में, वैसे आप वाटरवेज का यूज करके घूमने जा रहे हो शिप के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रूज। तो क्रूज का यूज करके जितने पैसेंजर आ रहे हैं, अभी टूरिज्म में आ रहे हैं, उसको डबल करना, नंबर ऑफ टूरिज्म को डबल करना, नंबर ऑफ पैसेंजर्स को डबल करना बाय 31 मार्च 2029। ये टारगेट है क्रूज इंडिया मिशन का। तो यहां से आपका सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि अंडर क्रूज मिशन, क्रूज इंडिया मिशन, व्हाट इज द टारगेट ईयर टू डबल द पैसेंजर, क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक। तो ये आएगा आपका बाय ईयर 2029। तो ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, 3 फेजेस में चलाया जाएगा। और इसका एक मेन टारगेट और है, ये क्रूज टूरिज्म का यूज करके 4 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा, 4 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, MICT, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। ये इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है आपका, इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल कौन सा है, MICT। ठीक है, फिर वाधवन पोर्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके लिए MOU साइन हुआ है, वो कितने का हुआ है, 5700 करोड़ का। वाधवन पोर्ट कहां पे आता है आपका, धनाऊ टाउन, पालघर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। ठीक है, फिर आपका आता है क्रूज इंडिया मिशन, कितने साल का है, 5 साल का। कब से चालू हुआ, 1 अक्टूबर 2024 से, कब तक वैलिड रहेगा, 31 मार्च 2029 तक। इसका टारगेट क्या है, जो हमारे क्रूज पैसेंजर है उनको डबल करना, नंबर ऑफ क्रूज पैसेंजर्स जो है उनको डबल करना बाय द ईयर 2029। ठीक है, तो ये इसका टारगेट है। बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारे रिलेटेड टू पीवी मॉड्यूल टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैब। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री प्रहलाद जोशी जी हैं, उन्होंने क्या किया है, पीवी मॉड्यूल टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैब का इनॉग्रेशन किया है। कहां पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि कहां है आपका, ग्वालपाड़ी, बंडवारी, हरियाणा में। ठीक है, तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि पीवी मॉड्यूल टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैब जो है वो कहां बनी है, आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में। अब इसका काम क्या होगा, जो आपके पीवी पैनल्स आते हैं, ठीक है, जो आपके सोलर पैनल्स आते हैं ऐसे वाले ब्लैक कलर के, उस जो कि आपकी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उनकी टेस्टिंग करेगी ये लैब। ठीक है, तो इसका काम ये है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग दिस इनॉग्रेशन इन्होंने अपनी एक स्पीच दी जिसमें इन्होंने कुछ डाटा प्रेजेंट किया। ये डाटा भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका बोलना था, जब बीजेपी गवर्नमेंट आपकी पावर में आई थी 2014 में, तब इंडिया में सिर्फ 2.82 गीगावाट सोलर एनर्जी बनती थी। अब प्रेजेंट में कितना हो गया है, ये बढ़ के 106 गीगावाट एनर्जी बन रही है थ्रू सोलर, जिसमें मतलब टोटल ग्रोथ कितने की आई है, 3700% की ग्रोथ हुई है। अब यहाँ पे बात करें जो इंडिया का टारगेट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका बोलना है कि देखो, हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम बाय ईयर 2030 500 गीगावाट बिजली बनाएंगे विदाउट यूजिंग एनी फॉसिल फ्यूल। कोई किसी भी फॉसिल फ्यूल का यूज किए बिना हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, फ्रेश एनर्जी, ग्रीन एनर्जी बनाएंगे बाय ईयर 2030, जिसमें से 292 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी के थ्रू बनाई जाएगी इलेक्ट्रिसिटी।
तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। पहला, पीवी मॉड्यूल टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैब जो है वो कहाँ पे है, तो राइट आंसर होगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन आपका स्टैटिक का बन सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ पे है, तो ये है आपका हरियाणा में। फिर तीसरा क्वेश्चन, इंडिया का क्या टारगेट है बाय ईयर 2030 आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करने का विदाउट यूजिंग एनी फॉसिल फ्यूल, ठीक है, तो वो है आपका 500 गीगावाट। मतलब इंडिया का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी बनाना विदाउट यूजिंग एनी फॉसिल फ्यूल। तो यहां से आपके दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक या तो वो आपको डाटा सिंपल ही दे देगा कि इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट की एनर्जी बनाना विदाउट यूजिंग एनी फॉसिल फ्यूल बाय ईयर, तो राइट आंसर होगा 2030। और या तो फिर घुमा के दे देगा कि इंडिया कितना एनर्जी बनाने का टारगेट है बाय ईयर 2030 विदाउट यूजिंग एनी फॉसिल फ्यूल, तो वो होगा आपका आंसर 500 गीगावाट। तो ऐसे आपके तीन क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिलेटेड टू एआई करियर्स फॉर वुमेन। अब रिसेंटली क्या हुआ है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू साइन किया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है, इन्होंने किसके साथ, कौन से प्लेटफॉर्म के साथ, कौन सी कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है टू लॉन्च एआई करियर फॉर वुमेन, तो राइट आंसर होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये साइन किया है एमओयू टू लॉन्च एआई करियर्स फॉर वुमेन। मतलब जो हमारी वुमेन्स हैं उनको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्रोथ करवाने के लिए, करियर बिल्ड करने के लिए ये प्रोसेस लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, आपके 30 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे 6 स्टेट्स में। अब ये 6 स्टेट्स कौन कौन से ये शो नहीं किया है, ये आगे आपको रिसेंटली हफ्ते 2 हफ्ते में न्यूज आएगी तब आपको ये पता चल जाएगा 6 स्टेट कौन कौन से हैं। तो 6 स्टेट्स में 30 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे जिसमें वुमेन्स को आपकी क्या दी जाएगी, नॉलेज दी जाएगी, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बोला है, हम एक 240 घंटे का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल सा बनाएंगे। और ये ट्रेनिंग मॉड्यूल किसके साथ मिलकर बनाया है इन्होंने, NCVET, ये क्या है आपका नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इनके साथ मिलकर एक 240 घंटे का करिकुलम बनाया है जो आपको ट्रेन करेगा, जो वुमेन्स को ट्रेन करेगा एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और ये 30 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली टारगेट किसको करेंगे, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज को। जो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज हैं उनको टारगेट करेंगे। और इनका टारगेट है लगभग 20,000 वुमेन्स को नॉलेज प्रोवाइड करना इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन 2-3 बन सकते हैं। एक तो ये कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इन्होंने किसके साथ एमओयू साइन किया है फॉर एआई करियर फॉर वुमेन, तो वो है आपका राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट। दूसरा, जो माइक्रोसॉफ्ट ने 240 घंटे का करिकुलम बनाया है वो किसके साथ मिलकर बनाया है, तो वो बनाया आपका नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग के साथ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है आपका, कौन सी सिटीज को फोकस किया जाएगा, तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी के साथ मिलके फर्स्ट एवर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कंडक्ट करवाया इंडिया में। और इनका मेन टारगेट क्या था, काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म थ्रू क्रिप्टो करेंसी, क्राउड फंडिंग एंड एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे टेररिस्ट हैं इनको जो पैसा मिलता है वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, इन सब के थ्रू पैसा मिलता है टेररिस्ट को। तो उसको रोकना कि टेररिस्ट के पास पैसा ना पहुंचे, हम और ज्यादा रेगुलेशंस लाए, और ज्यादा मॉडिफिकेशंस करें, और ज्यादा सिक्योरिटी लाए अपने ट्रांजैक्शंस में, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शंस का हमारे सिस्टम का यूज करके टेररिस्ट फंडिंग ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या है आपकी, इसमें 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने पार्ट लिया था। वो कौन कौन सी है आपकी, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ये 5 कंट्रीज आपकी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे होता क्या, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग सबसे बड़ा इफेक्ट है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जब भी आपका ब्लैक मनी होता है उसका यूज करके क्या किया जाता है, काफी ज्यादा टेरर फंडिंग की जाती है, काफी ज्यादा टेरर फंडिंग की जाती है। वो पैसे को इलीगली कमाया जाता है और उस पैसे को फिर दिया जाता है टेररिस्ट को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, जिससे टेररिज्म इंक्रीज होता है। तो उसको कर्व करना है, उसको स्टॉप करना है। तो उसके लिए काफी ज्यादा प्रोविजंस है इंडिया में। इंडिया ने एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी बनाई है, साथ ही साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया भी है। ये दोनों क्या किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, ये दोनों काम करते हैं आपके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग द फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म। अब यहाँ पे देखो, एक है आपका केवाईसी, एक है आपका AML और एक है आपका CFT। KYC नो योर कस्टमर, AML होता है आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाए,
एंड CFT क्या होता है, काउंटरिंग फाइनेंस टेररिज्म, ठीक है, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। अब यहाँ पे मतलब क्या है, जो टेररिज्म को पैसा दिया जा रहा है उसको काउंटर करना, उसको कैसे रोके। तो ये तीन जो है आपके स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक है, ठीक है, ये तीन आपका स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक है, जिसको हम रिसेंटली अभी इस वीकेंड या नेक्स्ट वीकेंड तक कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। ये मेन जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, ये पहली बार कंडक्ट किया गया है इंडिया में, और इसको किस किस की मदद से कंडक्ट किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। इसमें 5 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। वो 5 कंट्री इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन कौन सी, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ये 5 कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, और इनका मेन टारगेट क्या है, जो हमारी टेरर फंडिंग होती है उसको रोकना। और टेरर फंडिंग को आजकल किसके थ्रू हो रही है, ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू, क्राउड फंडिंग के थ्रू एंड एनपीओ के थ्रू, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो खोली होती है उनके थ्रू, क्योंकि ये डोनेशंस काफी लेती है। एनपीओ जो होता है वो डोनेशंस काफी लेती है, ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है काफी ज्यादा डोनेशंस लेती हैं, और इस पैसे को फिर किस में यूज कर रही है, ये टेरर फंडिंग में। तो इसको रोकना, कैसे रोका जाए, तो इसलिए ये सारी मीटिंग थी, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी रिलेटेड टू KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। इन्होंने अपना टर्नओवर अनाउंस किया है, और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, इनका टर्नओवर क्रॉस कर गया है कौन से लैंडमार्क को, 1,70,000 करोड़ की फिगर को। इनका जो टर्नओवर है वो 1,70,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है, और इनका प्रिसाइज बोलू जाए तो कितना टर्नओवर है, 1,70,551.37 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, किसका, KVIC का। अब यहाँ पे आपका सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जो खादी विलेज इंडस्ट्री है इनका टर्नओवर कितना रहा, तो कितना रहा आपका 1,70,551.37 करोड़। और जो हमारा खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर। MSME मिनिस्ट्री के अंदर आता है हमारा खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज है हमारी DBT के रिगार्डिंग, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देखो पहले क्या होता था, जो आपकी स्कॉलरशिप है, सब्सिडी है, कोई भी आपकी, जैसे कोई भी आपकी स्कीम के पैसे देने हैं, वो आपके काफी प्रोसेस से थ्रू होके फिर पहुंचते थे। जैसे समझ लो स्कॉलरशिप देनी है, एक स्टेट है वहां के बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, बोर्ड्स में, उनको स्कॉलरशिप देनी है। तो क्या होता था, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट देगी पैसा स्टेट गवर्नमेंट को, फिर स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी अपने एजुकेशन बोर्ड को, फिर एजुकेशन बोर्ड जो है वो पैसा देगा स्कूल्स को, और फिर स्कूल वाले पैसा देंगे बच्चों को, ठीक है, स्टूडेंट्स को। तो ये काफी प्रोसेस होता था, और बीच में काफी ज्यादा इसमें क्या होता था, खर्चा भी होता था, और काफी ज्यादा लोग बीच में से पैसे खा भी जाते थे। तो उसके बाद इन्होंने क्या स्टार्ट किया है, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उससे क्या होगा, सेंटर जो भी आपकी सब्सिडी या कोई भी स्कीम है, सेंटर या स्टेट जो भी स्कीम लॉन्च कर रही है, कोई भी सब्सिडी के पैसे देने हैं, किसी भी स्कॉलरशिप के पैसे देने हैं, वो डायरेक्टली स्टूडेंट या बेनिफिशियरी के अकाउंट में आएंगे। बीच में जो ये आपके इंटरमीडिएटरीज हैं, ठीक है, इनको पास थ्रू कर देंगे, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको आपके अकाउंट में EKYC करवानी पड़ती है, आधार के थ्रू आपका अंगूठा लगा के, फिंगरप्रिंट लगा के जो EKYC निकलता है उसको अटैच करवाना पड़ता है अपने अकाउंट के साथ, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपका जो पैसे हैं वो डायरेक्टली, अब जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि जो है, जिसमें 2,000 रुपए पैसे मिलते हैं फार्मर्स को, वो कैसे आते हैं आपके, डायरेक्टली सेंटर पास करती है और सीधा फार्मर के अकाउंट में आते हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, ठीक है, कोई आपका इंटरमीडिएट नहीं होता, किसी के थ्रू पास नहीं हो रहे। क्यों, क्योंकि सभी वो जो किसान है, ठीक है, जो फार्मर्स हैं, उन्होंने अपने अकाउंट के साथ EKYC करा रखी है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जब पास करती है वो 2,000 रुपए उनके अकाउंट में आते हैं। तो इसको बोलते हैं आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, उनके अनुसार क्या बोला जा रहा है कि इंडिया को DBT स्टार्ट करने से क्या हुआ है, लगभग 3.48 लाख करोड़ रुपीस का फायदा हुआ है। इतना खर्चा इनका कम हुआ है स्कीम्स को, स्कॉलरशिप्स को लॉन्च करने में। पहले क्या होता था, इतना खर्चा होता था, क्योंकि देखो सेंटर से स्टेट में जाएगा, स्टेट से फिर बोर्ड पे जाएगा, बोर्ड से फिर आपके स्कूल्स में जाएगा, फिर अगर कोई स्कीम की बात करूं तो सेंटर से स्टेट में जाएगी, स्टेट से फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाएगी, ठीक है, फिर वहां से आपकी पंचायत के पास जाएगी, पंचायत से फिर आपको मिलेगी। तो इतना सर्कल घूमता था, जिसमें क्या होता था, काफी ज्यादा खर्चा भी आता था, और काफी ज्यादा पैसा जो है बीच में खा भी जाते थे लोग। तो DBT के थ्रू क्या हुआ, लगभग सरकार को 3.48 लाख करोड़ रुपीस का फायदा हुआ है। और ये रिसर्च किसने की है, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट न्यूज है आज की हमारी, सेंटर ने इंपोज किया है 12% का सेफगार्ड ड्यूटी टैक्स। किस पे किया है, सर्टेन नॉन अलॉयज एंड अलॉय स्टील पे। क्यों, क्योंकि देखो जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं जो कि मैन्युफैक्चर कर रही हैं नॉन अलॉय एंड अलॉय स्टील्स, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इनसे नहीं ले रही, वो इनसे नहीं खरीद रही है, वो क्या कर रही है, फॉरेन से इंपोर्ट कर रही है सीधा।
क्यों? क्योंकि इनका काफी बड़ा, जो बड़ी कंपनीज होती है जैसे एल वगैरह जो है, इनका काफी ज्यादा कंजप्शन होती है, ठीक है। अब ये ऐसा तो करेगी नहीं, एक मतलब समझ लो जैसे एग्जांपल है, इनको जो एल कंपनी है इसको चाहिए समझ लो 100 kg, ठीक है। मैं टन्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप एग्जांपल समझो 100 kg। तो ये स्मॉल इंडस्ट्री है, समझ लो इसकी कैपेसिटी है 15 kg की। मीडियम वाले की समझ लो कैपेसिटी है आपकी 30 kg की। तो ये एल ऐसा थोड़ा करेगी 15 kg इससे लिया, 30 kg इससे लिया, फिर 20 kg किसी से लिया, फिर अपना 100 kg का ऑर्डर पूरा किया। ये क्या करेगी एल सीधा किसी एक बड़ी कंपनी को पकड़ेगी, जिससे सीधा इसको एक टाइम में 100 kg मिल जाए। अलग अलग कंपनी के साथ कौन टाई अप करेगा? उनको अलग अलग फिर पेमेंट करनी पड़ेगी, उनका अलग अलग बिल्स आएंगे। इससे बढ़िया एल क्या सोचती है कि एक बड़ी कंपनी से सीधा सारा ऑर्डर खरीदो और एक बारी में उनको पेमेंट कर दो। तो यहाँ पे क्या है, तो जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है बाहर से इंपोर्ट करती है, क्योंकि इनको इतना बल्क में जो सामान चाहिए वो फॉरेन से मिलता है इंपोर्ट के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो इससे दो घाटे हैं। जो ये हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है क्योंकि इनकी सेल्स नहीं हो पा रही है। जो बड़ी कंपनियां वो सिंपल एक बल्क ऑर्डर दे देती है बाहर वाली कंपनी को, और इन स्मॉल कंपनी से कोई परचेज कर नहीं रहा है, छोटे मोटे लोग परचेज करते हैं, तो इनकी इतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इनको बूस्ट करने के लिए साथ ही साथ अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो इंडिया का क्या है, ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा इंक्रीज होएगा। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इस ट्रेड डेफिसिट को भी रिड्यूस करने के लिए साथ ही साथ ये हमारी एसएमई कंपनीज जो हैं इनकी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इंडिया ने क्या किया है, 12% का एक्स्ट्रा सेफगार्ड ड्यूटी टैक्स लगा दिया इन चीजों पे। अब ये कंपनीज जो है बाहर से अगर इंपोर्ट करवाएंगी तो उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, और उनकी जो कॉस्ट है वो जो इंडिया में कॉस्ट पड़ रही है उससे महंगी हो जाएगी। इसलिए अब वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है इन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से परचेज करेंगे, इसलिए 12% का सेफ गार्ड ड्यूटी टैक्स लगाया है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।